Yeah, so the second topic is patterns of feeding and digestion in invertebrates. ठीक, इन्वर्टिब्रेट्स से आप क्या समझते हैं, किसको इन्वर्टिब्रेट कहते हैं? ये तो आइडिया होगा ही आपको, या नहीं जानते हैं? इन्वर्टिब्रेट्स मतलब बताओ कोई। जिसमें वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होगा सो। हाँ, वर्टिब्रल कॉलम इज एब्सेंट। कौन से एनिमल्स हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम्स नहीं है? कौन सा एनिमल्स है? कोई आदमी, कोई स्टूडेंट, एनीबॉडी? नो वन? इन्वर्टिब्रेट्स, यू आर इन एमएससी जूलॉजी। इन्वर्टिब्रेट्स क्या कौन है ये नहीं बता सकते आप? 10 स्टूडेंट हैं, 10 में से किसी को नहीं आ रहा इन्वर्टिब्रेट्स? इन्वर्टिब्रेट्स सर मोलस्का, आर्थ्रोपोडा ये सब इन्वर्टिब्रेट्स में आते हैं। यस यस, चलो ऑर्थोपोडा। हाँ चलो बढ़िया है, कुछ तो बताया। प्रोटोजोआ, पोडिफेरा भी तो सर उसी में आएगा ना? हाँ वो सब भी। हाँ वो सब इन्वर्टिब्रेट्स है, ठीक है, चलो आपको आइडिया है। तो दैट मीन्स अब क्लासिफिकेशन फिर पढ़ाने जाएंगे, पहले बता दिए थे आपको क्लासिफिकेशन। जब यस सर। किंगडम है तो एक तो तरीका है, उसको पहला डिवीजन है सुपर फाइलम का, नॉन कोर्डेटा, कोर्डेटा। नॉन कोर्डेटा में ये सब पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा है, कोर्डेटा सिंगल फाइलम है। ठीक, अब वर्टिब्रल कॉलम जो है अपीयर हुआ है कोर्डेटा फाइलम में, और वो भी कब? आफ्टर सिफेलोकोर्डेट्स। ठीक है, तो आपके सिफेलोकोर्डेट्स और यूरोकोर्डेट्स ये सब इन्वर्टिब्रेट कोर्डेट्स हैं। ठीक है, समझे? तो ये लोग क्रेनिएटा भी हैं, इनमें क्रेनियम है बट वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, पहले वाले प्रिमिटिव वंस। फिर उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम आया, देन फिर एग्नाथा, एग्नाथन्स आया, फिर एग्नाथन्स, फिर इंट्रोडक्शन हुआ जबड़ा का, तो ग्नेथोस्टोमेटल्स आए, ऐसे करके है। तो इन्वर्टिब्रेट्स का मतलब वो सारे एनिमल फाइलम्स, यानी पोरीफेरा से डर्मेटा तक, और फिर कोर्डेटा में भी सिफेलोकोर्डेटा और यूरोकोर्डेटा, ये सारे इन्वर्टिब्रेट्स हैं। आया समझ में आपको अभी स्टूडेंट्स? यस यस सर। सर। जैसे कि फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, निमेटोडा, निमर्टेनिया, एंटोप्रोक्टा, एकेंथोसिफेला, गैस्ट्रोट्रिचा, निमेटोमोर्फा, रोटीफेरा, ओके, फिर मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकिनोडर्मेटा, ये सारे एनिमल फाइलम्स जो हैं ये सब आपके इन्वर्टिब्रेट्स हैं, प्लस इन कोर्डेट्स में सिफेलोकोर्डेट्स एंड यूरोकोर्डेट्स और हेमिकोर्डेट भी। ठीक, ये सभी हैं आपके इन्वर्टिब्रेट्स। मेजर फाइलम, माइनर फाइलम का कुछ नाम ले लिए हम। अब देखिए कि इन सब का फीडिंग मैकेनिज्म जो है इन्वर्टिब्रेट्स का, ये कैसे डिफरेंट है, यही आपको पढ़ना है। फीडिंग से क्या मतलब है? फीडिंग मतलब और डाइजेशन मतलब, ये भी आप समझिए। फीडिंग, फूड को इनगल्फ करना, फीडिंग। यस, फूड को इंजेस्ट करना, अपने अंदर लेना, मुंह के अंदर। किस प्रकार से एनिमल अपने मुंह के अंदर यानी एलिमेंट्री कैनाल में इंट्रोड्यूस करा रहा है फूड को, दैट इज कॉल्ड एज फीडिंग। ठीक है, तो फीडिंग का मतलब क्या है? फीडिंग मतलब और डाइजेशन मतलब, ये भी आप समझिए। फीडिंग, यानी एलिमेंट्री कैनाल में इंट्रोड्यूस करा रहा है फूड को, दैट इज कॉल्ड एज फीडिंग।
तो इसके आधार पर भी बहुत अंतर है। कुछ एनिमल्स जो हैं फिल्टर फीडिंग है, कुछ एनिमल्स सबस्ट्रेटम फीडिंग है, कुछ एनिमल्स माइक्रोफेजी हैं, कुछ एनिमल्स मैक्रोफेजी हैं। वो सब हम आगे देखेंगे इसके प्रकार में। और फिर फीड कर लिया, इंजेस्ट कर लिया, अब क्या करेगा वो? डाइजेशन। Digestion means the breakdown of these complex organic molecules which the animal has taken inside by feeding its feeding mechanism. Okay, so after this, this complex organic compound will be broken down into the simpler ones. Then these simpler compounds, organic compounds, will be absorbed and then assimilated into the body of that animal. तो एसिमिलेट बॉडी में एसिमिलेट होने से पहले, वो उसके बॉडी में इनकॉर्पोरेट होने से पहले, फीडिंग के बाद कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स जो हैं, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन किया जाएगा उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में। उसके बाद simpler food compounds will be absorbed by their intestine present in the alimentary canal. Okay, तो ये है बेसिकली आपको पढ़ना है इसमें। आ रही आवाज स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो देखिए कि फूड का रिक्वायरमेंट ये जनरल चीज है, ये सब आपको पता होगा, पढ़ भी सकते हो, डिस्कस कर लेते हैं। फूड की आवश्यकता एनिमल्स को क्यों है? क्योंकि एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए। ओके, टू प्रोवाइड फ्यूल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी उनको फ्यूल देने के लिए। और फ्यूल किस लिए? फ्यूल से एनर्जी मिलेगा, जिससे कि वह एनिमल जो है वो अलाइव रहेगा, जिंदा रहेगा और अपने लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करके चलेगा। सारे लाइफ प्रोसेसेस उनके चलेंगे। डाइजेस्टिव प्रोसेस, रेस्पिरेटरी प्रोसेस, रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस, सर्कुलेटरी प्रोसेसेस, एक्सक्रीटरी प्रोसेसेस, all these processes will be maintained and they will be done there. Okay, ठीक। तो अब देखिए, इवन उसके लोकोमोशन में भी एनिमल है तो उसको लोकोमोशन की जरूरत पड़ेगी, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो साथ ही साथ ये रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन करेंगे इन कॉम्प्लेक्स, इस फूड से ही, इस फ्यूल से ही इनको रॉ मटेरियल भी मिलेगा। एक तो एनर्जी के लिए, दूसरा रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग सेलुलर एंड मेटाबॉलिक मशीनरी, यानी सेल, उनके बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सब इसी रॉ मटेरियल से बनेंगे, उनके बॉडी भी। ठीक, एंड थ्रू आउट द लाइफ बॉडी के सेल्स रिप्लेस होंगे, बॉडी का टिश्यू रिप्लेस होता है, और सेल डिवीजन होता है, बॉडी का साइज बढ़ता है, ओके, घटता है, बढ़ता है, रिप्लेस होता है। ओके, जैसे आपका बोन जो है हर 10 साल में नया हो जाता है। पूरा स्केलेटन सिस्टम जो है एवरी 10 years जो है वो नया हो जाता है। कहने का मतलब उस बोन में जितना भी कैल्शियम है पूरा स्केलेटन में, एक्चुअली साइकिल चलता है। ये मोबाइल है, साइकिल है। डेली कैल्शियम जो है बोन में इनकॉर्पोरेट भी होते हैं और कैल्शियम उससे बाहर भी आते हैं। कैल्शियम का रिजर्वायर है बोन। तो बाहर आने की प्रक्रिया को अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो पूरा का पूरा स्केलेटन 10 साल में बाहर आ जाता है और नया इनकॉर्पोरेट हो जाता है। इसी तरह साइकिल है बहुत, प्रोटीन का भी, मसल्स का भी। सेल डिवीजन नहीं होता, सेल डिवीजन जब तक लाइफ रहती है तब तक होता रहता है ऐसा, या कोई एज लिमिट है? जब तक लाइफ रहती है तब तक होता रहता है, लेकिन एज के हिसाब से जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है। कौन सी प्रक्रिया? रीएब्जॉर्प्शन। आपके जैसे बोन में कैल्शियम का डिपोजिशन, ये प्रक्रिया जो है धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ेगा वो कम होते चला जाए। इसीलिए
ओल्ड एज में बोन्स बिकम वीक, ओके, दे बिकम फ्रेजाइल। तो अब डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल के न्यूट्रिशनल स्टेटस पर भी, और ये सब हार्मोन से रेगुलेट होते हैं, ओके। पैराथायरॉइड हार्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो हार्मोन का भी लेवल और ये न्यूट्रिशनल स्टेट, फिर साथ में ओल्ड एज में और भी कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, फिर उसके प्रेजेंस में उसका क्या पैथोफिजियोलॉजी होगा, दैट आल्सो, सो मेनी फैक्टर्स आर देयर, बट जनरल मैकेनिज्म हम बता रहे हैं। तो रॉ मटेरियल, बोन को करने का रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? फूड से ही आएगा। इवन इन द मसल्स, स्केलेटल मसल्स जो है आफ्टर ग्रोइंग एज दे स्टॉप डिवाइडिंग, लेकिन कोई जिम में जाकर के अपना बाइसेप ट्राइसेप बना लिया, दैट डजंट मीन दैट मसल सेल्स हैव इंक्रीज्ड इन नंबर। मसल सेल्स इंक्रीज इन द वॉल्यूम, वो वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है मसल सेल, ठीक है। यानी एक ही सेल के अंदर प्रोटीन पूरा भर गया तो सेल का वॉल्यूम बढ़ा, और ऐसे ऐसे सारे सेल के वॉल्यूम बने तो अपना क्या हुआ? मस्कुलर ग्रोथ हुआ, सेल का नंबर नहीं बढ़ा, ओके। अब ये मसल्स के अंदर जो प्रोटीन है, दैट आल्सो इज द रिजर्वायर। अगर आप पढ़े होंगे तो अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म जो है, आगे आपको शायद सेमेस्टर 2 में पढ़ाएंगे, तो उसमें बताएंगे कि कैसे मसल जो है अमाइनो एसिड्स का पूल सप्लाई करता है बॉडी को। अगर व्यक्ति प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं लेगा तो बॉडी तो अपने अमाइनो एसिड्स की जरूरत को पूरा करेगा, वो मसल से निकाल लेगा, प्रोटीन से, तो मसल विल बिकम वीक, ओके। और फिर जब वो न्यूट्रिशन गेन करेगा, जब प्लेंटी ऑफ अमाइनो एसिड्स लेगा, तब मसल वो फिर रिप्लेनिश होगा। लेकिन फिर एज के साथ ये घटते जाता है, यह उसको रिस्टोर करने की प्रक्रिया, यानी निकलने की प्रक्रिया ज्यादा होगी, जाने की प्रक्रिया रेट कम। पहले बराबर, ग्रोइंग एज में एनाबॉलिक रेट इज हायर, मेटाबॉलिक रेट, कैटाबॉलिक रेट इज लोअर। उसके बाद धीरे धीरे एज बढ़ते गया, बराबर हुआ, ग्रोइंग एज खत्म हुआ, उसके बाद डिक्लाइनिंग स्टेट में है, यानी एनाबॉलिक रेट कम और कैटाबॉलिक रेट ज्यादा मसल के केस में, तो फिर मसल वेस्टिंग होती है। कहने का मतलब हुआ कि ये एनिमल्स जो हैं फूड के माध्यम से ही ये रॉ मटेरियल्स को ऑब्टेन करते हैं, ओके, जिसमें बिल्डिंग एंड दे मेंटेन देयर सेलुलर एंड मेटाबॉलिक मशीनरी। मेटाबॉलिक मशीनरी मतलब सेलुलर एंड मेटाबॉलिक मशीनरी मतलब सेल के अंदर जितने भी एंजाइमेटिक प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो सारे एंजाइमेटिक प्रोसेसेस में जो यूनिक एंजाइम है, वो सब एंजाइम मशीनरी है एक्चुअली, ओके। तो उन सब को सिंथेसिस होगा। प्रोटीन है एंजाइम, तो प्रोटीन है, तो प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड चाहिए, तो फूड से भी ले सकता है, फूड से ही लेगा। तो कहने का मतलब हुआ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में इस फ्यूल का रोल है। एनर्जी, एक हो गया एनर्जी, दूसरा हो गया ग्रोथ, थर्ड वन इज रिप्रोडक्शन, इसलिए हम फूड लेते हैं, ओके। प्लांट्स जो है वो सनलाइट के एनर्जी को यूज करके, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स, दे यूज द ऑटोट्रॉफ्स। एनर्जी ऑफ सनलाइट, और कार्बन डाइऑक्साइड को वह फिक्स कर देता है प्लांट, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड इज द हाईली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ द कार्बन, ओके। और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, इतना ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, CO2 एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है, और फिर वैलेंसी फुलफिल कर ले रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, एक पेयर कार्बन, एक पेयर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, फिर एक पेयर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, 2 ऑक्सीजन के एटम्स के साथ एक कार्बन का एटम 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर किए हुए, यानी 4 इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से दिस इज हाईली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। सो इसलिए इसको फिर फर्दर
ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड को क्या होगा, ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्राप्त होगी। इसको फिर फर्दर ऑक्सीडाइज करके एनर्जी प्राप्त नहीं किया जा सकता। सिंपल टर्म में समझे, कोई भी चीज आप जलाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि ये हाईली ऑक्सीडाइज फॉर्म है, इससे ज्यादा फिर ऑक्सीडाइज फॉर्म कोई नहीं है। ये लास्ट पॉइंट हो गया, कार्बन को मैक्सिमली ऑक्सीडाइज कर दिया गया, यानी सारा एनर्जी इससे निकल गया। समझे? जितना एनर्जी, एनर्जी कैसे रिलीज होता है, केमिकल बॉन्ड ब्रेक, केमिकल रिएक्शन है। तो बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी लगता है, और बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होता है। आप समझो कि कोई बॉन्ड है, दो दोस्त है, उस दो दोस्त का अगर दोस्ती टूटवाना है तो आपको ऊपर से वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, इसको भड़काना पड़ेगा, उसको भड़काना पड़ेगा, यानी इनपुट देना पड़ेगा। तो वैसे समझो किसी केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी लगता है, और केमिकल बॉन्ड को बन जाता है, जब केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होता है। तो सपोज करो कि यहाँ पर मान लो आपने कुछ जलाया, तो वहां से केमिकल बॉन्ड टूटे और फिर नए केमिकल बॉन्ड्स बने इन द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो बॉन्ड बना कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, 4 इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर किए जा रहे हैं, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी जो है बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होती है इस बॉन्ड को फॉर्मेशन के बाद। और वो जो एनर्जी रिलीज होती है वह एनर्जी ज्यादा है उस एनर्जी से जो कि उसमें उस बॉन्ड को तोड़ने में कंज्यूम हुई थी, रिएक्टेंट्स के बॉन्ड को तोड़ने में कंज्यूम हुई थी। एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये टोटल जो है आपका एनर्जी जो है वो लिबरेट हुआ इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो प्रोडक्ट में जब कार्बन डाइऑक्साइड आ गया और एनर्जी रिलीज हो गया इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट मीन्स दैट इंटरनल एनर्जी प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज now released as a result of this chemical reaction. So the internal energy state of the product will be lower than the reactants, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज हो गया। अब रिएक्टेंट्स के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है वो कम है। कार्बन डाइऑक्साइड में कम एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर्मेशन में बहुत सारी एनर्जी जो है सो रिलीज हो गई। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसीलिए पिक्यूलियर है, ये सबसे मतलब मैक्सिमली ऑक्सीडाइज्ड है। तो प्लांट जो है इसी को यूज कर रहे हैं, इसको इनटेक किए कार्बन डाइऑक्साइड को और बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को जोड़ करके, और फिर यूजिंग द एनर्जी ऑफ द सनलाइट इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट रिड्यूस करता है फिर, और मैक्सिमली फिर रिड्यूस करेगा, हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म में उसको ले जाएगा। तो रिड्यूस करेगा प्लांट, तो क्या क्या फॉर्म है इसके? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया, फिक्स करने का मतलब फिर ये हाईली ऑक्सीडाइज स्टेट से कार्बन डाइऑक्साइड जो है अब रिड्यूस्ड फॉर्म में प्लांट के अंदर कोई नया मॉलिक्यूल, कोई नया कंपाउंड बनेगा। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड को जब रिड्यूस कर रहा है प्लांट यूजिंग द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट। बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके कार्बोहाइड्रेट बनाया प्लांट। अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी है। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट? कार्बन स्केलेटन है, एंड दिस कार्बन स्केलेटन इज पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और पॉलीहाइड्रोक्सी होने के साथ साथ यह कंपाउंड या तो एल्डिहाइड है या तो कीटोन है। अगर एल्डिहाइड है देन इट इज कॉल्ड एज एल्डोजेस, कीटोन है देन इट इज कॉल्ड एज कीटोजेस। फॉर एग्जांपल, फ्रुक्टोज इज द कीटोज एंड ग्लूकोज इज एल्डोज। तो उससे मतलब नहीं है। अब कार्बोहाइड्रेट बस यहाँ पर आपको समझाने के लिए बताएं, दिस इज
ए रिड्यूस्ड फॉर्म बट नॉट द मैक्सिमली रिड्यूस्ड फॉर्म। क्या हर कार्बन पर एक हाइड्रोक्सिल है, ग्रुप है, और एक हाइड्रोजन है। तो देखिए रिडक्शन मीन्स क्या होता है? रिडक्शन उस प्रोसेस को कहते हैं जहां पर हाइड्रोजन कंपाउंड में इनकॉर्पोरेट हुआ, तो कहेंगे रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। साथ ही साथ अगर इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन हुआ है तो दैट टाइम ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। यानी सॉरी, डोनेशन नहीं, एक्सेप्टेंस, लिया गया है इस कंपाउंड में, तो बहुत इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हुए हैं। पाथवे आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, लेकिन शॉर्ट में जान लो कि ये प्लांट में हो रहा है, ये पाथवे सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट देखिए यहाँ पर इट इज नॉट मैक्सिमली रिड्यूस्ड, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ऑक्सीजन अभी भी है इसमें, कंप्लीटली हाइड्रोजन नहीं है। हम फुल्ली रिड्यूस्ड फॉर्म जो है वो काफी पोटेंट एनर्जी, पोटेंट फ्यूल होता है। फुली रिड्यूस्ड फॉर्म जैसे मीथेन, एक कार्बन पर चारों तरफ हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। मीथेन इज फुली रिड्यूस्ड, हाईली रिड्यूस्ड, इसलिए एनर्जी ये बहुत देगा आफ्टर कंबस्शन। और इस कंबस्शन में क्या होगा, ये मीथेन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, फुली ऑक्सीडाइज्ड होगा, फिर वो CO2 बना और H2O बनेगा। फिर इथेन जो है H6, ओके, दिस इज ऑल्सो फुली रिड्यूस्ड फॉर्म। तो इसी तरह म्यूथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन सब क्या है, फुली रिड्यूस्ड फॉर्म है ये सब हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये जब भी देंगे ये फुली रिड्यूस्ड हाइड्रोकार्बन, ये पार्शियली रिड्यूस्ड है, कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देगा ये सब। लेकिन ये हाइड्रोकार्बन हमारे बॉडी में नहीं बनते, फॉर द मतलब प्लांट्स में नहीं बनते। 1 सेकेंड, क्या आ गया, हाँ ठीक है ना। तो ये हाइड्रोकार्बन्स हम लोगों के पास फॉसिल फ्यूल के रूप में उपलब्ध है। लेकिन यहाँ पर आप गौर कीजिए, प्लांट जो है, जिंदा प्लांट, वो कार्बन फिक्सेशन कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। एक तो ये, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके प्लांट फैट भी बनाता है, फैट। अब फैट की तुलना आप हाइड्रोकार्बन से कर सकते हैं, इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है एटलीस्ट 2.5 टाइम्स लेस एनर्जी प्रदान करता है when it is utilized or catabolized, हाइड्रोकार्बन से और फैट से। और फैट जो है इट इज हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म। कैसे? पहले तो फैट इज कंपोज्ड ऑफ, फैट एक्चुअली बेसिकली ट्राइग्लिसराइड है। ट्राइग्लिसराइड होता है मतलब एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, उसमें ग्लिसरॉल होता है आपका, ये 3 कार्बन है, पहले तीनों कार्बन पर हाइड्रोक्सिल होता है। अभी हम H नहीं लिख रहे हैं क्योंकि फैट बनाएंगे। थर्ड कार्बन इज ऑल्सो हाइड्रोक्सिल, OH रहता तो ग्लिसरॉल हो जाता। अब इसमें फैटी एसिड जो है वो ईस्टर लिंकेज के साथ प्रेजेंट है। फैटी एसिड यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, H गया, अब यहाँ पर है आपका CH2 और एक कार्बन का लंबा चेन, CH2 कार्बन का लंबा चेन, CH2 कार्बन का लंबा चेन। तो ये सब फैटी एसिड्स है। फैटी एसिड लास्ट में इसका कार्बन नंबर 1 कार्बोक्सिलिक होता है, COOH। अब यहाँ पर कार्बन जो चेन है इसमें 16, 18, 14, 4 इस तरह से उनका नाम है। जैसे ब्यूटारिक एसिड है वहां पर, जो कि बटर में पाया जाता है, उसमें 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन, तीनों फैटी एसिड चेन में 4 कार्बन है। तो 4 तिया 12 और 3 15। तो ब्यूटारिक बटर का फैट में जो ट्राइग्लिसराइड है जो कि ब्यूटारिक एसिड से बना हुआ है, उसमें 15 कार्बन एटम है। आप कहोगे कि 4 कार्बन है फिर भी बटर जो है सॉलिडिफाई क्यों हो जाता है? इस कारण से, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड है, हर ऑक्सीजन के साथ
ग्लिसरॉल में उसमें 4 कार्बन स्टेरिफाइड है वाला स्केलेटन स्टेरिफाइड है, तो 4 तिया 12 और ये 3 15 कार्बन है। 15 कार्बन वाला कंपाउंड तो ऑब्वियसली इट विल बी सॉलिड, नॉट इवन लिक्विड। लेकिन हाँ, मेल्टिंग पॉइंट कम है, तुरंत मेल्ट हो जाता है। अब जैसे आपका पामिटिक एसिड, ओके, 16 कार्बन है उसमें, फैटी एसिड। तो अगर पामिटेट है, फैट है, पामिटेट फैट, जो कि बेसिकली आपके बॉडी की जो चर्बी होती है, या एनिमल फैट जो है, जो खाते हैं, अगर मान लो मैमल्स कोई खा रहा है, गोट वगैरह, खस्सी, तो उसमें पामिटेट होगा। इसीलिए मना किया जाता है, ये आजकल न्यूट्रिशनिस्ट एडवाइज नहीं करते, क्योंकि these animals are close, evolutionary close to you. That's why आपके बॉडी के कंपोजिशन और उसके सेल्स के कंपोजिशन, आप भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ हो, गोट इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ, आप भी मैमल हैं, वो भी मैमल है। आपके कॉन्स्टिट्यूएंट, सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स बहुत सिमिलर हैं, ओके। तो उस कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करने में बॉडी को बहुत वर्क करना पड़ेगा, ठीक। और उसके बाद कुछ उसके हार्मफुल साइड इफेक्ट्स भी क्रिएट होते हैं। तो जैसे कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है मैमल्स में, तो अब उसमें आएगा कोलेस्ट्रॉल भी बॉडी में, ठीक। लेकिन अगर चिकन खाएगा तो कोलेस्ट्रॉल नहीं आएगा चिकन से। हाँ, उसके बॉडी में फिर बाद में कोलेस्ट्रॉल बनेगा, यूजिंग द चिकन एज ए फूड मटेरियल, एज ए रॉ मटेरियल, वो बनेगा, ठीक। जैसे सरसों का तेल है, सरसों के प्लांट कैन नॉट प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल, ओनली मैमल्स कैन प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल। तो जो भी कंपनी का ऐड देखो किसी तेल पर कोलेस्ट्रॉल फ्री, तो उससे सवाल पूछना, ये कम से कम अपने मन में जरूर रखना, ये बेवकूफ बना रहा है। कोई भी प्लांट ओरिजिन से तेल आएगा तो वो ऑब्वियसली नेचुरली उसमें कोलेस्ट्रॉल होना ही नहीं है, तो क्या ऊपर से कोलेस्ट्रॉल डालेगा क्या उसमें? तो उसको कोलेस्ट्रॉल फ्री करके क्यों प्रचारित कर रहा है? कोलेस्ट्रॉल रहेगा उस फैट में जो एनिमल ओरिजिन से आए, और वो भी एनिमल ओरिजिन जो कि मैमल है, जैसे घी होगा, बटर होगा, इसमें कोलेस्ट्रॉल होगा मैमल के ओरिजिन। दूध में, पनीर में, इसमें कोलेस्ट्रॉल होगा। और एक तो फिर बॉडी में भी कोलेस्ट्रॉल बनेगा अंदर जाने के बाद, तो एक ऊपर से भी लिया, ठीक। तो कहने का मतलब पामिटेट इसलिए हम बताए 16 कार्बन, अब पामिटेट जो चर्बी है 16 तिया 48 कार्बन हो गया, और 3 ये 51 कार्बन है उसमें, एकदम सॉलिड। उसको मेल्ट करने के लिए उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसी वजह से जितना कार्बन की संख्या बढ़ेगी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते जाएगा। स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? यस सर, क्लियर है। यस सर। तो अब यस सर। इसीलिए चूंकि अब कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को चूंकि डाइजेशन में अब जो भी इंजेस्ट किया उसको ब्रेक डाउन करना है, इसीलिए इवोल्यूशनरी डिस्टेंट जितना ऑर्गेनिज्म होगा, यानी होस्ट खाने वाला और प्रे जो उसके अंदर जा रहा है, तो होस्ट और प्रे बेसिकली एनिमल के टर्म में यूज करते हैं। कोई शिकार है और कोई शिकारी है। अगर आप किसी पेड़ से फल तोड़ करके खा रहे हैं तो उस समय आपको प्रीडेटर नहीं कहा जाएगा और फल को प्रे नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उस फल का मकसद ही है कि उसको कंज्यूम किया जाए। क्योंकि ये प्लांट का अपना स्ट्रेटेजी है कि हम ब्यूटीफुल कलर में, अच्छे टेस्ट में, विथ न्यूट्रिशन अपने सीड का हम पैकिंग करें। क्योंकि प्लांट जो है वो लोकोमोशन लेस है, उनके अंदर लोकोमोशन नहीं है, इसलिए वो एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं अपने ये सारे फंक्शंस के लिए जिसमें लोकोमोशन की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि उनको सीड का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्लांट को अपने आने वाले जो जनरेशन है उसको फैलाना है, तो इसलिए उसने सीड का पैकिंग फल में कर दिया। और फल जो खाएंगे और जहां जहां फल जाएगा उसका सीड वहां बिखरेगा और वो प्लांट का जनरेशन वहां पर जन्मेगा या वहां उनकी फैलेगी स्पीसीज। तो ये उनकी वो अपने लिए किए,
मतलब फ्रूट को बनाया है बेसिकली कंज्यूम करने के लिए, तो इसलिए उसको शिकार या शिकारी का कंसेप्ट वहां पर नहीं होगा। लेकिन कोई एनिमल अगर उस का शिकार कोई दूसरा एनिमल करता है, तो जो शिकार हुआ वो इसलिए पैदा नहीं हुआ था कि वो उसका शिकारी शिकार करेगा। वो उस प्रक्रिया में, उस चक्कर में वो लपटा गया। ठीक है, इस तो यहाँ पर कहते हैं प्रीडेटर और प्रे, शिकार और शिकारी, इस टर्म से संबोधित करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जितना इवोल्यूशनरी डिस्टेंट होंगे ऑर्गेनिजम्स, उनके, चूंकि आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ हैं, तो जब आप इवोल्यूशनरी डिस्टेंस में जाइएगा तो आप किधर जाइएगा? आगे तो जाइएगा नहीं, पीछे ही जाइएगा फूड के लिए। तो इवोल्यूशनरी जितना डिस्टेंस हो आपका फूड का ओरिजिन, वो उतना बेटर होगा। और बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस हैं इसको सपोर्ट करने के लिए। तो अब आप अनुमान लगा लीजिए, बकरी से अच्छा चिकन, चिकन से अच्छा मछली। देखिए आपसे दूर होते जा रहा है इवोल्यूशनरी। चिकन हो गया आपका बर्ड, मैमल से दूर हो गया बर्ड। पहले गोट खा रहे थे मैमल, अब चिकन बर्ड दूर हो गया उससे। इसलिए डॉक्टर कहता है कम ये मत खाओ, लेकिन चिकन खा लो चलेगा, जो खूब ज्यादा नॉनवेज का शौकीन है। एग, अंडा उसका, उससे फिर दूर जाइए आप मछली। तो मछली को फिर चिकन से भी ज्यादा अच्छा माना जाता है। ये पहले से भी बना हुआ न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो बताते हैं। मछली, उसमें आपका फिश लिवर ऑयल होता है, बहुत ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत अच्छा सोर्स भी है। ओमेगा 6 फैटी एसिड चाहिए आप, बेसिकली सबसे ज्यादा जरूरत ओमेगा 3 फैटी एसिड की। ओमेगा 6 फैटी एसिड और का एक प्रकार, और ओमेगा 9 फैटी एसिड के सारे प्रकार, ये सारे अनसैचुरेटेड आपका बॉडी सिंथेसाइज कर लेता है।